तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट को, जिसको हम लोग सामान्य तौर पर स्टोरी राइटिंग भी कहते हैं। कैसे एक अच्छी स्टोरी फ्रेम करनी है, इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्योंकि आपको जो पिक्चर दिखाई जाती है, पहले तो ये समझें कि ये 3 प्रकार के सीन्स आपको दिखाए जाते हैं। पहला सीन होता है ऑब्जर्वेशन सीन। जो भी टीएटी में आपको सीन दिखाए जाते हैं उनको 3 तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। दूसरा होता है परसेप्शन सीन और तीसरा होता है इमेजिनेशन सीन। ये 3 सीन होते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है कि जो भी पिक्चर आपको दिखाई जाती है वो साइंटिफिकली अप्रूव्ड होती है। मतलब कोई भी पिक्चर खींच करके आपको टीएटी के अंदर नहीं दिखाया जा सकता है। ये टेस्ट बहुत पहले बनाया गया था, 1937 में ये टेस्ट डिजाइन किया गया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और इसको बनाने वाले थे क्रिस्टिना मॉर्गन और हेनरी मुरे। बाद में इसको जो है हेनरी मुरे को ज्यादा ख्याति मिली इसके साथ। ये एक क्लिनिकल साइकोलॉजी का पार्ट था, लेकिन बाद में इसे जो है एसएसबी में शामिल किया, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजी से मिलती जुलती चीजें होती हैं ऑब्जर्वेशनल साइकोलॉजी। तो एसएसबी में जिस साइकोलॉजी की जरूरत पड़ती है वो है ऑब्जर्वेशनल साइकोलॉजी। लेकिन अगर आप इस टीएटी को समझेंगे तो इसमें 2 चीजें जरूरी है जो आपके लिए बहुत मदद करती हैं स्टोरी फ्रेम करने के लिए। पहली चीज होती है उस पिक्चर में दिखाया गया बैकग्राउंड क्या है, और दूसरी चीज है उस पिक्चर में एक्शन क्या है आपके कैरेक्टर्स का। इन 2 चीजों के आधार पर आपको एक स्कोप मिलता है स्टोरी फ्रेम करने का। अगर इन दोनों चीजों को कोरिलेट करा नहीं है, आपने ध्यान से नहीं देखा है और आपकी स्टोरी इन दोनों से बिल्कुल अलग जा रही है, उसको कहते हैं प्री कंसीव्ड आइडिया, पहले से सोची समझी कहानी। यहां पर आप ये देखिए कि जो पहला वाला सीन है ऑब्जर्वेशन सीन, ये क्या होता है, यहां पर आपको बैकग्राउंड और एक्शन के द्वारा जो हिंट दिया गया है वो बहुत ज्यादा दिया जाता है। मैक्सिमम मैसेज इज कन्वेड बाय पिक्चर इटसेल्फ, मिनिमम इज योर ओन इन्वॉल्वमेंट। ये है ऑब्जर्वेशन सीन। जबकि परसेप्शन सीन क्या होता है, हाफ ऑफ द मैसेज इज कन्वेड बाय पिक्चर, रेस्ट हाफ इज योर ओन इन्वॉल्वमेंट वाइल इंटरप्रेटिंग द पिक्चर। इमेजिनेशन क्या है, इंटरप्रिटेशन के टाइम पर मिनिमम मैसेज इज कन्वेड बाय पिक्चर एंड मैक्सिमम इज योर ओन इन्वॉल्वमेंट। ज्यादा आपका खुद इन्वॉल्वमेंट है और कम से कम मैसेज आपको कन्वे किया गया है पिक्चर के द्वारा। तो ये पहला डिफरेंस जिसको बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि क्या होता है ऑब्जर्वेशन सीन जहां पूरा मैसेज पिक्चर के द्वारा कन्वे किया गया है, उसमें भी लोग परसेप्शन को इन्वॉल्व करते हैं। मतलब एक ऑब्जर्वेशन सीन के ऊपर परसेप्शन सीन कन्वर्ट करने की कोशिश करना, यह बड़ी गलती होती है बहुत सारे कैंडिडेट्स के द्वारा। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहां पर जब इस स्टोरी को आप फ्रेम कर रहे हैं तो क्या चीजें ध्यान रखें आप। यह पिक्चर आपको दिखाई गई है और आपको इसके आधार पर एक काल्पनिक कहानी लिखनी है, इमेजिनरी स्टोरी। तो काल्पनिक कहानी का मतलब इस सिचुएशन के पहले कुछ हुआ होगा, दैट बिकम्स पास्ट ऑफ दिस स्टोरी, और इसके बाद कुछ होने वाला है, दैट बिकम्स फ्यूचर ऑफ दिस स्टोरी। तो हमारे को एक सिचुएशन दिखाई गई है, 2 हमने अपने खुद के इमेजिनेशन से यहां पर क्रिएट किया है। अब यहां क्या है, यह आपको सिचुएशन दी गई है, यह आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, और यह आउटकम है। What happened before this situation? What will happen after this situation? इस तरीके से आपने काल्पनिक कहानी तैयार की है। याद रखें कि आपको पिक्चर को डिस्क्राइब नहीं करना है, पिक्चर में क्या देख रहे हैं ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। उस पिक्चर के आधार पर आप एक काल्पनिक कहानी बुनते हैं।
अब जब ये काल्पनिक कहानी, हर काल्पनिक कहानी में क्या होता है, एक मेन कैरेक्टर जिसको हम हीरो कहते हैं। तो यहां पर आपने एक हीरो चुना और इंट्रोडक्शन किसका देंगे, इसी हीरो का इंट्रोडक्शन देंगे, जिसमें आप छोटी कुछ चीजें लिख सकते हैं, जैसे उनका नाम हमेशा अच्छा रखें अपने हीरो का, प्लेस, किस जगह से वो आ रहे हैं, क्या उनकी एजुकेशन है और क्या उनका ऑक्यूपेशन है। ये 4 चीजें आप पहले अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखते हैं, जिसके लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है, 2 से 3 लाइन में आपका ये इंट्रोडक्शन पूरा हो जाता है। सिचुएशन, अब यहां फिर 3 प्रकार की सिचुएशन आपको मिलेगी। पहले ये निगेटिव सिचुएशन हो सकती है, ये पॉजिटिव सिचुएशन भी हो सकती है और ये न्यूट्रल सिचुएशन भी हो सकती है। तो जब निगेटिव सिचुएशन दी गई है, क्या होता है, लोगों के अंदर एक गलतफहमी होती है कि हर इमेजिनरी स्टोरी के अंदर प्रॉब्लम होना जरूरी है, और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं जिनको ये बता दीजिए कि नहीं जी ऐसी कोई जरूरत नहीं है, तो वो कहते हैं कि प्रॉब्लम होती ही नहीं है। अनवांटेड प्रॉब्लम क्रिएट करना टीएटी में प्रॉब्लम, एक जबरदस्ती की प्रॉब्लम डालना, ये अच्छा साइन नहीं है टीएटी के लिए। ये आपका साइकोलॉजी का टेस्ट है, दिस इज टेस्ट ऑफ योर साइकोलॉजी नॉट इंग्लिश। तो यहां पर नेगेटिव अनवांटेड प्रॉब्लम क्रिएट करना दिक्कत है, बट प्रॉब्लम जो दी गई है उसको एक्सेप्ट नहीं करना, यह भी एक खराब व्यक्तित्व की निशानी है। तो अगर नेगेटिव चीज है तो इसको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यह प्रॉब्लम है। अगर आपके पास ये पॉजिटिव सीन है तो पॉजिटिव चीज के लिए आप अपने कैरेक्टर को किसी अच्छे काम में इन्वॉल्व कर सकते हैं, यहां आप अपने कैरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट दिखा सकते हैं। और अगर आपका ये हीरो है तो किसी साधारण काम में इन्वॉल्व करने की बजाय हम उसे क्रिएटिव काम में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने इनको क्रिएटिव काम के अंदर इन्वॉल्व किया। न्यूट्रल अगर सिचुएशन है तो आप देखिए खाली है, इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं। बेहतर होता है कि हम जब इधर आ जाएं दूसरी तरफ, तो हम इस तरफ चले आए न्यूट्रल के लिए। और एक डिफरेंशिएशन हमने यहां से क्रिएट किया कि अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन दी गई है, नेगेटिव सीन है, तो हमने उसे प्रॉब्लम मान लिया। अगर न्यूट्रल या पॉजिटिव सीन है तो हमने उसमें अपने कैरेक्टर को, अपने हीरो को किसी अच्छे काम में, किसी क्रिएटिव काम में इन्वॉल्व किया। अब जब आपका सिचुएशन हमने डिवाइड कर ली 2 भागों में, तो आउटकम अपने आप 2 भागों में आने वाला है। अगर ये प्रॉब्लम है तो यहां पर आउटकम में क्या मिलेगा हमें, सॉल्यूशन। और अगर ये क्रिएटिव काम में इन्वॉल्व है तो यहां पर क्या मिला हमें, कुछ अचीव किया है उन्होंने, तो वहां पर हम अपने कैरेक्टर की अचीवमेंट्स दिखा सकते हैं, बशर्ते कि ये अचीवमेंट्स बहुत हाइपोथेटिक ना हो, बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स ना हो, इसमें इस चीज का ध्यान रखा जाए। अब ये तीनों बॉक्सेस को अगर आप ध्यान से देखें, ये ओवरऑल फ्रेम हमारी स्टोरी का तैयार हो चुका है कि एक हीरो देखो, मल्टीपल हीरो नहीं चुनना, हमेशा हीरो एक ही चुनना। जितने भी कैरेक्टर दिखाए जाएं, 2 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर, हीरो हमेशा एक ही होता है। इसलिए हमेशा एक नाम के साथ अपनी स्टोरी को लिखा करें ताकि आपकी स्टोरी की क्लैरिटी बनी रहे। जब हम मल्टीपल नाम के साथ अपनी स्टोरी को लिखते हैं तो हमारी स्टोरी की क्लैरिटी गुम होने लग जाती है, ये लास्ट तक तय नहीं हो पाता कि आखिर इसका हीरो कौन था। ठीक है, तो एक हीरो, क्या सिचुएशन है, क्या आउटकम है, यह हमारा फ्रेम तैयार हो चुका है। लेकिन अभी इसमें साइकोलॉजिकल कंटेंट कि जिससे आपके व्यक्तित्व की ज्यादा पहचान हो सकती है वो देखा जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको इन बॉक्सेस को आप कनेक्ट करें पहले, इंटरलिंक, ताकि आपकी कहानी का फ्लो बने। अगर आपका कोई हीरो है, वो किसी सिचुएशन में आ गए हैं, तो इस सिचुएशन में आने के लिए उनके पास कारण क्या था। वी मस्ट मेंशन अ क्लियर रीजन व्हाई माय कैरेक्टर इज इन्वॉल्व्ड इनटू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, पहली चीज। और अगर वो इस सिचुएशन में हैं
तो फिर हम चाहे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें या कोई अचीवमेंट ढूंढें, दोनों जगह क्या चाहिए, हमें एफर्ट्स लगाने होंगे। सो वी हैव टू पुट स्पेसिफिक एफर्ट्स, जनरल एफर्ट्स नहीं। स्पेसिफिक एफर्ट्स का मतलब क्या है, क्या काम किया। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ही मेड अ प्रोजेक्ट, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट प्रोजेक्ट वाज मेड बाय हिम इज मोर इंपॉर्टेंट। ऐसे ही फिर आपने कुछ रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया होगा, उसको भी जरूर मेंशन करें आप इसके अंदर। और फिर क्या है, लास्ट में आप अपनी कहानी का इफेक्ट, आउटकम का प्रभाव क्या हुआ, हर काम का कुछ ना कुछ प्रभाव होता है, वो जरूर देखें इसमें कि आखिर में जाकर के उस काम का फायदा सिर्फ आपको होता है या आपके अलावा और भी कुछ लोगों को इसका फायदा होता है, ये जरूर मेंशन करें। तो उसका अंत क्या हुआ, आखिर में उसका प्रभाव क्या हुआ। ठीक है, प्रभाव दो तरीके से होता है, एक तो रेंज और दूसरा ड्यूरेशन। रेंज क्या होता है कि आपके काम का फायदा आपके अलावा 10 लोगों को और होना चाहिए। ड्यूरेशन, आपके काम का प्रभाव तुरंत खत्म ना हो, ये लंबे समय तक लोगों को इसका फायदा मिलता रहे। तो ये अब आपकी पूरी कहानी का एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। आउटकम और इफेक्ट ऑफ आउटकम के लिए फिर आप 2 से 3 लाइन ले सकते हैं। बीच का जो पोर्शन है जिसमें रीजन, सिचुएशन और एफर्ट्स, रिसोर्सेज वगैरह जहां ऐड करते हैं, इस समय आप 6 से 9 लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल आपकी कहानी 10 से 15 लाइन के बीच में होनी चाहिए, जहां पर आप सही ढंग से सही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक कहानी को फ्रेम करें। कहानी फ्रेम होने के बाद आमतौर पे जो गलतियां करते हैं, क्या करते हैं हम लोग कि भाई पहली चीज, जो हीरो है, अब यहां से देखेंगे हम लोग कि जब साइकोलॉजिस्ट आपकी कहानी पढ़ते हैं तो वो 5 चीजों पर कहानी को रेटिंग किया जाता है। 5 चीजें कहानी की देखी जाती हैं एक साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। सबसे पहले चीज क्या आती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हीरो। आपने जिसे अपना हीरो बनाया है, जो आपका मुख्य किरदार है, उसको आपने कैसे आइडेंटिफाई किया है। कैसे का मतलब, अगर 3 लोग दिखाए गए हैं उस पिक्चर में से, तीनों में से कौन आपका हीरो था वो देखना। दूसरा, क्या नाम दिया, क्या एजुकेशन दी, क्या ऑक्यूपेशन दिया, क्या काम कर रहे हैं। हीरो के साथ कभी भी बड़ी बड़ी एडजेक्टिव्स ना लगाएं कि वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, ऐसे शब्दों का बड़े एडजेक्टिव्स हीरो के साथ ना लगाएं। हीरो के इकोनॉमिकल स्टेटस को डिफाइन ना करें। बार बार लिख रहे हैं ही कम्स फ्रॉम अ पुअर फैमिली, ही इज अ पुअर बॉय, ऐसा ना किया करें। तो कभी भी हीरो के इकोनॉमिकल स्टेटस को डिस्क्राइब ना करें। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है आपका नीड ऑफ हीरो। हीरो की जरूरत क्या है, हीरो की जरूरत क्या है उसको देखो एक अलग चीज से कि क्या काम करने जा रहा है आपका हीरो, उसकी जरूरत है क्या। तो यहां पर आप ऐसे समझें कि जरूरत के लिए हम एक कोटेशन के साथ चलते हैं, जो कोटेशन फील्ड मार्शल फिलिप चैटवुड ने दी थी। यहां इस इनर सर्कल में कौन है, आप। ठीक, इसके बाहर वाले सर्कल में कौन है, आपकी फैमिली, फैमिली, गांव, जो लोग एक्टिवली उनसे अटैच्ड हैं। और तीसरे में कौन है, एक तीसरा व्यक्ति जो आपसे डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, नॉट डायरेक्टली अटैच्ड। अब ये 3 लोग हैं आपके पास। तो फील्ड मार्शल फिलिप चैटवुड ने क्या कहा था, सर्विस एंड वेलफेयर ऑफ माई कंट्री एंड कंट्रीमैन कम्स फर्स्ट एंड ऑलवेज फर्स्ट। सर्विस एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल आई कमांड माई फेलो मैन कम्स नेक्स्ट एंड ऑलवेज नेक्स्ट। सर्विस एंड वेलफेयर ऑफ माई ओन सेल्फ कम्स लास्ट एंड ऑलवेज लास्ट। अब इस चीज को देखिए, क्या हो गया कि सर्विस ऑफ माई ओन सेल्फ, माई ओन सेल्फ ये रहा मैं, ये क्या है, लास्ट।
फेलो मैन, ठीक है, जो आपसे एक्टिवली अटैच्ड हैं, वो कहां है? सेकेंड। और कंट्री एंड कंट्रीमैन कम्स फर्स्ट एंड ऑलवेज फर्स्ट, मतलब ये हो गए फर्स्ट पे। सो लुक फॉर द थर्ड सर्कल, कि जो लोग जिनसे आप डायरेक्टली अटैच नहीं होते हैं, लेकिन उनके लिए उनके हित में कोई काम करना कहानी की सबसे अच्छी या हीरो की सबसे अच्छी जरूरत होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां से ये बात समझ में आ गई होगी। तीसरी चीज आती है आपके लिए, दैट इज प्रेस ऑफ नीड। जो भी जरूरत थी आपके हीरो की, वो किस लिए जरूरत बनी? हर काम का कोई कारण होता है। जब भी हम कोई काम करते हैं लाइफ में, उसका एक कारण हमारे पास स्पष्ट होता है, दैट इज कॉल्ड प्रेस ऑफ नीड। हम किस लिए वो काम कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग ऑफिसर बनना चाहते हैं, मगर कुछ लोग होते हैं जो नौकरी के लिए बनते हैं, कुछ लोग होते हैं जो यूनिफॉर्म के लिए बनते हैं, कुछ लोग होते हैं जो प्रेस्टीज के लिए बनते हैं, कुछ लोग होते हैं जो देश के लिए बनते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें होती। कुछ लोग अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए बनते हैं, किसी के पेरेंट्स आर्मी में होते हैं, इसलिए वो उनके सपने को साकार करने के लिए बन रहे होते हैं। ऐसे हर एक व्यक्ति का एक प्रेस होता है, हर ज़रूरत का एक प्रेस है इंसान के जीवन में। और ये प्रेस कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेस क्या होता है? एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन का मतलब होता है ये आप आदतन करते हैं, लक्षण होता है, आपकी आदत में शामिल होता है, इसलिए वो काम करते हैं। एंड दिस इज अ पॉजिटिव प्रेस। ये बहुत अच्छा प्रेस होता है जिसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं दिख रही होती और आप काम कर रहे होते हैं। दूसरा क्या होता है प्रेस? दैट इज एंजाइटी, दबाव, डर। ठीक है, ये डर क्या है? चीजों को पाने की खुशी होती है, मगर इन लोगों के अंदर क्या होता है? एंजाइटी क्या है? ना खोने का डर। पा रहे हैं यहां भी, मगर ना खोने का जो डर है, दैट इज कॉल्ड एंजाइटी। अब तीसरी चीज क्या है? रिटेंशन, कि हम अपनी लाइफ में पीछे बहुत कुछ करके आए हैं और उसी को कैरी करके आ रहे हैं। जो पीछे पास्ट में हो गया, उसी का प्रभाव हमारे जीवन में आगे चलता रहता है। कुछ अच्छा हो गया तो अच्छा कैरी करने लग गए, बुरा हो गया तो वही एक रिग्रेशन कैरी करने लग गए। इस प्रकार के रिटेंशन भी एक बड़ा प्रेस होता है, जो आपकी कहानियों में नजर आता है प्रेस ऑफ नीड के दौरान। इसमें से एट्रीब्यूशन जो होता है, ये एक बेहतर प्रेस माना जाता है। ये दोनों जो होते हैं, ये नेगेटिव प्रेस माने जाते हैं। इसके बाद चौथी चीज देखी जाती है स्कोरिंग ऑफ थीम। आपकी कहानी की थीम कैसी है? प्लॉट ऑफ योर स्टोरी। क्या आपने जो आइडिया किया है, जो आपने थीम रखी है, उसमें कुछ नयापन है, विच इज कॉल्ड क्रिएटिव आइडिया। क्या ये लॉजिकल भी है? आपने लॉजिकली कन्विंस भी किया है, तो इट बिकम्स क्रिएटिव एंड लॉजिकल आइडिया। अगर आपकी कहानी बहुत साधारण है, थीम बड़ी सिंपल रखी है, लेकिन लॉजिकली कन्विंस किया है, तो इसको कहते हैं सिंपल एंड लॉजिकल स्टोरी। इसके बाद अगर आपने साधारण से नीचे स्तर की बातें की हैं, दैट इज कॉल्ड लो लेवल आइडिया। पहले से सोची समझी बात कर रहे हैं, या जिस काम के लिए बहुत सारे लोग देखो करियर ओरिएंटेड कहानी, हर कहानी में सिलेक्शन, एसएसबी चले गए, ऑफिसर बन गए, आईएएस बन गए। जब आप ज्यादा करियर ओरिएंटेड कहानी लिखते हैं, तो वो क्या होता है? एंजाइटी का प्रेस। वो प्रेस क्या कहलाता है? एंजाइटी की वजह से हो रहा है वो, और वो है आपका ऑब्वियस आइडिया। जो पहले से सोची समझी कहानियां लिख दी, उसको प्री कंसीव्ड आइडिया कहते हैं। जो बहुत ज्यादा क्रिएटिव स्टोरी लिखने चले गए, लेकिन लॉजिकली कन्विंस नहीं कर पाए, उसको कहते हैं ख्वाबी पुलाव या विशफुल आइडिया, वेग आइडिया। तो ऐसे जो थीम आपने रखी है कहानी की, वो देखी जाए। और लास्ट में देखा जाता है आपकी कहानी का आउटकम क्या हुआ, कहानी का निष्कर्ष क्या निकाला है आपने।
तो ये 5 चीजें आपकी कहानी के अंदर देखी जाती हैं, जिसके अंदर आपके व्यक्तित्व की सबसे ज्यादा पहचान इस प्रेस ऑफ नीड की वजह से होती है। प्रेस ऑफ नीड को मैंने बीच में अलग से समझाया था। उम्मीद करता हूं कहानी लिखने का फ्रेम, उसके पीछे जो जो चीजें नहीं करनी चाहिए, जो चीजें साइकोलॉजिस्ट देखते हैं, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।